पिछले बात के सिरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ाता हूँ कि मैंने अनुवाद के कामों में जो दूसरा कार्य किया, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी का राजस्थानी में अनुवाद किया। इसके साथ ही राजस्थानी के हमारे बहुत महत्वपूर्ण कवि मोहन आलोक, उनकी साहित्य अकादमी से सम्मानित काव्य कृति गै गीत का हिंदी में अनुवाद किया। गै गीत का अनुवाद करने में राजस्थानी से हिंदी मुझे कवि का सहयोग और सानिध्य मिला। यह मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। इस काम को बढ़ाते हुए मैंने अलग अलग भारतीय भाषाओं से कुछ कविताएं अनुवाद की और जो 22 भाषाएं भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज है, उनको राजस्थानी में अनुवाद करने के उपरांत उस संग्रह का नाम मैंने शबदनाद दिया था। जो शबदनाद एक संग्रह है, उस संग्रह में अनिल विजय जी के अनुसार, अनिल जनविजय जी के अनुसार कि भारतीय भाषाओं के अनुवाद को एक साथ किसी एक प्रादेशिक भाषाओं में किया गया हो, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। इसमें जिन कवियों को शामिल किया गया था, उसमें असमिया के कवि वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी थे, बांग्ला से सुनील गंगोपाध्याय जी थे, भोजपुरी से परिचय दास जी, बोडो से ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्मा, डोगरी से पद्मा सचदेव जी, अंग्रेजी से सुमा जोसन, गुजराती से योसफ नेकवान, हिंदी से गिरधर राठी की कविताएं इसमें शामिल थी, कन्नड़ भाषा से केवी तिरुमलेश, कश्मीरी से ब्रजनाथ बेताब, कोंकणी से अरुण सारखदांडे, मैथिली से केदार कानन, मलयालम से ONV करूप, मणिपुर से हिजमत इरावत सिंह, मराठी से आशावरी काकड़े, नेपाली से पद्म छेत्री, उड़िया से रमाकांत रथ, पंजाबी से सुरजीत पातर, संस्कृत से राधा वल्लभ त्रिपाठी, संथाली से निर्मला पुतुल, सिंधी से हरीश करमचंदानी, तमिल से मुतुलक्ष्मी, तेलुगु से जयप्रभा और उर्दू से निदा फाजली। यह अनुक्रम आपके समक्ष रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी लेखक सभी भारतीय भाषाओं को नहीं जानता है, नहीं जान सकता है। हर एक लेखक का, हर एक अनुवादक का जो एक माध्यम है वो हिंदी अथवा अंग्रेजी हो सकता है, हो तो भी बहुत कह सकते हैं बुरा नहीं, लेकिन यह अनुवाद उस भाषा के लेखक ने जिस भाषा में मूल रूप से कविता लिखी है उस तक उस जैसा ना पहुंचा हो, ना बना हो। मैंने प्रयास किया कि उनकी कुछ चयनित कविताओं को हिंदी से, अंग्रेजी से या कोई और साथी किसी रूप में मुझे उपलब्ध करवा दे, तो उसका मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया। और राजस्थानी में अनुवाद के बाद जो कविता है वो पाठक को संप्रेषित होती है और कविता के अनुवाद से मुझे सुख मिलता है, तो मैं सोचता हूँ मेरा ये काम सफल है। अगर हम इस प्रकार के भारतीय भाषाओं को हिंदी में, अंग्रेजी में लेकर जाते हैं, तभी हम उस भारतीयता की अवधारणा को जान पाएंगे। जो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जिस शब्द की नाद की बात करते हैं, वो भी हम पहचान पाएंगे। बहुत बार बहुत सारे आलोचक, लेखक अपनी भाषा और दूसरी भाषाओं की बात करते समय कहते हैं कि हमारी भाषा की अमुक विधा भारतीय भाषाओं के समकक्ष है, उनसे बराबर है। कई बार कहते हैं कि हम भारतीय भाषाओं से पीछे हैं। तो बराबर होना, आगे पीछे होना, ये जो भी बात है वो केवल मनगढ़ंत बात ना हो, हमारे अध्ययन के बाद ऐसी बात सामने आए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अध्ययन भी किसी भी भारतीय भाषा का एक लेखक के लिए ऐसा संभव नहीं है कि आप पूरा अध्ययन कर पाएं। जो भाषाएं भारत के साहित्य की है, जिनसे भारतीय
भारतीय साहित्य की जो छवि हम देखते हैं वो बेशक आंशिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन ये एक प्रयास है, एक आरंभ है। इसलिए मैं अनुवाद को साहित्य सृजन के साथ में एक प्रमुख कर्म के रूप में मानता हूँ। अनुवाद में रुचि और कह सकते हैं अभिलाषा इसलिए भी रहती है कि अनुवाद के माध्यम से एक लेखक अनुवादक बहुत कुछ जानता है, समझता है, सीखता है भाषा के मामले में। इसके साथ ही वह अपने पाठकों को, साहित्य के शोधार्थियों को जो साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा फलक निर्माण करता है, जिसके द्वारा वे उन सब चीज़ों को देख परख सकते हैं। तो भारतीय कविता का जो स्वरूप है वो केवल हिंदी से नहीं आता। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें जो कविताएं लिखी जा रही है, उनके जो कवि हैं, अभी जो मैंने शब्दनाद, हिंदी में बोलते हैं, राजस्थानी में इसका नाम है शब्दनाद, तो शब्दनाद में जो कवि हैं उन कविताओं को आप पढ़ेंगे या आपने बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो प्रख्यात कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में उनकी छवि है। उनको हम भारतीय साहित्य के निर्माता कह सकते हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है और उन भाषाओं में वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। बेशक इन कविताओं के अनुवाद से मेरा कवि, मेरा आलोचक और मेरा अनुवादक एक भाषा के रूप में काम करते हुए समृद्ध हुआ है। एक लेखक को अगर किसी भी प्रांतीय भाषा में वह काम करता है तो मैं ये सोचता हूँ उसे अनुवाद से जुड़ना चाहिए। अनुवाद से जुड़कर ही हम मौलिक साहित्य साथ साथ अगर सृजन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के घटक जुड़ते हैं, नवीनता, एक नया दृष्टिकोण, एक नया वितान हमारे सामने आता है। मेरे इस क्षेत्र में काम करने का, इस क्षेत्र में जाने का एक दूसरा कारण यह भी रहा कि राजस्थानी जो कविता है वो मुख्य रूप से आरंभ में लोक से जुड़ी रही और नई कविता 1970-72 के बाद में राजस्थानी में आई। जैसे हिंदी में तार सप्तक आया अगेय जी के संपादन में, उसी प्रकार राजस्थानी में राजस्थानी एक नाम से एक पत्रिका आई तेज सिंह जोधा के संपादन में, उसमें 5 कवि आए। हालांकि कविता आधुनिक रूप में उससे पहले भी हुई थी, लेकिन एक विधिवत रूप से आरंभ उसका हुआ। उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक जो परंपरागत छंद में लिखने वाले थे, रूढ़िवादी कवि थे, वो नई कविता के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखते थे। मेरे युवा कवि मन को, जब मैं आरंभिक कविताएं लिखता था और एक युवा कवि के रूप में अपनी पहचान बना रहा था या बना चुका था, लोग मेरी कविताओं पर ध्यान दे रहे थे। उसी दौरान कुछ कवियों, वरिष्ठ कवियों के द्वारा नई कविता के विषय में कुछ ऐसी टिप्पणियां मैंने सुनी या कहें कि मैंने झेली, तो मुझे लगा कि राजस्थानी में अपनी भाषा में मेरे पास एक प्रमाण होना चाहिए, उनको भी संतोष सुकून देगी। ऐसे में मैंने एक विचार बनाया कि क्यों न मैं भारतीय भाषाओं के एक कवि को चुनूं और उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं को हिंदी से राजस्थानी में अनुदित करके सामने रखूं। ये विचार मूल रूप से इस रूप में मेरे भीतर आया, लेकिन ये जब फलीभूत हुआ तो राजस्थानी के पाठकों ने, आलोचकों ने, मित्रों ने इसे बहुत गर्मजोशी से लिया और इसका स्वागत किया। तो निश्चित रूप से मैं आज के इस फेसबुक लाइव में कुछ नमूने कविता के आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको मालूम चले। आप बहुत सारी ऐसी कविताएं इस संग्रह में हैं जिनसे आप परिचित हो सकते हैं, उन कवियों से आप परिचित हो सकते हैं। हमारे उर्दू के बहुत बड़े शायर पूरे देश में जाने जाते हैं, निदा फाजली। जब निदा फाजली जैसे उर्दू के कवि देवनागरी के माध्यम से हिंदी में आते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं, मंच के माध्यम से, शायरी के माध्यम से। राजस्थानी में भी परंपरागत दोहा छंद है, निदा फाजली जी ने दोहा लिखा है। तो मैं आपको एक छोटी सी कविता राजस्थानी में निदा फाजली की सुनाता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ यहाँ, और उसके बाद में 1-2 दोहे और
अन्य कवियों पर बात करता हूँ। उनकी कविता का अनुवाद राजस्थानी में आपके सामने पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक रखा एक जवान ओड़ू। ओड़ू मतलब याद, स्मृति। बगत परवान म्हारे केसा चांदी रड़गी, अठी उठी जावंडरी आदती ढड़गी। बगत परवान म्हारे केसा चांदी रड़गी, अठी उठी जावंडरी आदती ढड़गी। आरसी जी की केवे साची ही केवे, आरसी जी की केवे साची ही केवे। एक जेड़ो चेरो किंडरो रेवे, इन बदलते बगत धोरारी धरती ही कठई किणी घर माई। इन बदलते बगत धोरारी धरती कठई किणी घर माई। एक छोरी एड़ी है, बरसा पहली जेड़ी ही वाह, अजय वाह वेड़ी है। धोरारी धरती कठई किणी घर माई, एक छोरी एड़ी है, बरसा पहली जेड़ी ही वाह, अजय वाह वेड़ी है। तो ये एक छोटी सी कविता थी। इसके बाद एक दो दोहे नमूने के रूप में, जिनको राजस्थानी में दुहा कहते हैं। आखे जीवन भटकिया खुली न मनरी गांठ, आखे जीवन भटकिया खुली न मनरी गांठ। उंडरो मार्ग छोड़ने बीरी जोई बाट। या जैसे ये दुहा, चक्कू काटे बांस ने, चक्कू काटे बांस ने बंसी खोले भेद। उतरा ही सुर जान जे, उतरा ही सुर जान जे, जितरा जीण में छेद। तो ये निदा फाजली जी की कविता राजस्थानी में आने पर ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, मेरे पाठकों को प्रतीत हुआ कि निदा फाजली अगर राजस्थानी में लिखते तो इस ढंग से लिखते। यह एक अनुवाद की सार्थकता है। इस संग्रह में अनेक कवि हैं, उनकी कुछ चयनित कविताएं यहाँ अनुवाद के माध्यम से प्रस्तुत की गई। हिंदी के हमारे बहुत प्रख्यात कवि और समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक भी रहे हैं गिरधर राठी। उनकी एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उखड़ियोड़ी नींद। साची वो कमती नी हो जिणसू उखड़ी ही नींद, साची वो कमती नी हो जिणसू उखड़ी ही नींद। ना ईज ओ कमती है के उखड़ियोड़ी नींद सुपनो नी देख सके। साची वो कमती नी हो जिणसू उखड़ी ही नींद, ना ही ओइज कमती है के उखड़ियोड़ी नींद सुपनो नी देख सके। अंधारे माई के रोशनी चासर, जिको लखाव है साची वोइज कमती नी है। पण वा नींद काई नींद है जिकी घड़ नी सके सुपना। पण वा नींद काई नींद है जिकी घड़ नी सके सुपना। भाषा वा केड़ी भाषा जिकी कथ नी सके देखो, भाषा वा केड़ी भाषा जिकी कथ नी सके देखो। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं, निश्चित रूप से सभी जो कवि संकलित है इस संग्रह में वो मेरे लिए आदरणीय है, और मैं इस बात के लिए भी उनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने अनुवाद की स्वीकृति दी। मुझे राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने की अनुमति देकर उन्होंने न केवल मुझे, मेरी भाषा, मेरे भाषा के पाठकों को, संभावनाशील युवा कवियों को, नए लेखकों को भी इस भाषा में अपनी रचनात्मकता का आस्वाद का एक अवसर प्रदान किया है। इसी प्रकार हिंदी के हमारे दो बहुत प्रतिष्ठित और बड़े कवियों के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक कविता की बहुत लंबी यात्रा रही है, अनेक कविता संग्रह है। एक जो कवि है हमारे बीकानेर के हैं और हिंदी आलोचना, कविता, नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य। डॉक्टर आचार्य जी के जो संग्रह प्रकाशित हैं, अनेक संग्रह हैं, उन संग्रहों से, अलग अलग संग्रहों से चयनित कविताओं का एक संकलन ऊंडे अंधारे कठई नाम से प्रकाशित हुआ, जो आपके समक्ष है। इस कविता संकलन में आचार्य जी के विभिन्न कविताओं के संग्रह से मैंने चयनित की कविताएं और उनका राजस्थानी में अनुवाद रखा पाठकों के सामने। इसी प्रकार हिंदी के बहुत प्रख्यात कवि, चिंतक और संपादक, दुनिया इन दिनों के संपादक आदरणीय सुधीर सक्सेना जी, उनके अलग अलग कविता संग्रह प्रकाशित हुए हिंदी में। उनकी कविताएं हिंदी कविता की भावभूमि से कुछ अलग, बेहतर
और बेहतरीन मुझे लगती है। इसलिए उनकी कविताओं के चयनित जो संग्रह है मेरी दृष्टि से, उससे कुछ कविताएं मैंने चयन की और उस एक संकलन का प्रतिनिधि कविताओं का अजय सी रातों है अगुण नाम से उसे प्रकाशित किया गया। अजय सी रातों है अगुण के बाद मुझे बहुत हर्ष है कि इस संग्रह का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। एक अनुवादक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उसे मूल कवि का सहयोग और सानिध्य मिले। अनुवाद में बेशक एक नहीं 1000 गलतियां होती हैं, हो सकती है भाषा को लेकर, और मेरा ये मानना है कि कविता का अनुवाद किसी कहानी के या गद्य के अनुवाद की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन है। डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य की कविताओं का अनुवाद करते हुए मैंने महसूस किया कि जिस प्रकार रंगमंच पर एक नाटककार एक अपने अभिनेता को अलग अलग रोल में प्रस्तुत करता है और जो कलाकार है किसी एक रोल में रूढ़ होता है, उसका मंच पर उसका निर्वहन करता है, ठीक उसी प्रकार अनुवादक भी कवि की जो कृति है, जो कविता है, उसमें प्रवेश करता है। ये कवि की काया का कायांतरण होता है। अगर डूबकर और बहुत मन से गहराई से गहरे से अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार की अनुभूति होती है, या यह कह सकते हैं कि मैंने ऐसा स्वयं इस अनुवाद के दौरान अनुभव किया। मेरे लिए यह सुखद संयोग रहा कि डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य बीकानेर में हैं और मुझे उनका स्नेह, सहयोग, सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त है। तो इन कविताओं के प्रकाशन से पूर्व मेरी कवि नंदकिशोर आचार्य जी से बहुत लंबी चर्चा रही। इस के अलग अलग शब्दों को लेकर, इसके पाठ को लेकर, इनकी पंक्तियों को लेकर उन्होंने जो रचनात्मक सुझाव दिए उनको कुछ मैंने सुधार के साथ इस कविताओं के अनुवाद में निश्चित रूप से उनके उपस्थित रहने से परिमार्जन हुआ और यह संग्रह प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार आदरणीय सुधीर सक्सेना जी की कविताओं के चयन, उनके भावबोध को समझने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए, नवीनता को समझने के लिए जिस प्रकार का मार्गदर्शन मिला वो बहुत बेहतर ढंग से मुझे उनकी कविताओं को अनुवाद करने में मदद मिली। निश्चित रूप से एक कविता यहाँ डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य के संग्रह, जिसका अनुवाद संग्रहों से अलग अलग कविताओं का अनुवाद किया और मेरे संग्रह का नाम है ऊंडे अंधारे कठई, उसका एक अंश आपके सामने, एक छोटी सी कविता जो शीर्षक कविता है उसको प्रस्तुत करता हूँ। ऊंडे अंधारे कठई। जिका दिखावणो चावे खुद ने, बे जावे अंधारे सू उजास कानी। जिका दिखावणो चावे खुद ने, बे जावे अंधारे सू उजास कानी। उजास खातर मैं जिको मन आंगणे थारे, लेवणी चाऊं कठी नींद। ऊंडे अंधारे क्यों भटकूं उजास खातर, जिको कर देवे मने थारे सू अड़गो। जिको कर देवे मने थारे सू अड़गो। बहुत छोटी सी कविता, भावपूर्ण और एक अर्थ के अनेक रंगों को अभिव्यक्त करती कविता है। ये जो संग्रह है सुधीर सक्सेना जी की कविताओं का, ऊंडे अंधारे कठी के बाद में अजय सी रातों है अगुण, इस नाम से जो कविता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रहेगा कि मैं आपको पहले ये जो संकलन है ऊंडे अंधारे कठई राजस्थानी में, ये सुखद संयोग रहा। जैसा मैंने आपको चर्चा में कहा कि मैंने अमृता प्रीतम जी का अनुवाद किया कविता संग्रह का, कागज ते कैनवास का। उसमें मुझे एक कृति ऐसी मिली जिसमें हिंदी अनुवाद था और जो पंजाबी थी उसको देवनागरी में लिखा गया था। तो ये जो सुधीर सक्सेना जी की किताब है जो छपी, उसमें भी यह रखा गया है कि मूल हिंदी कविता को रखा गया, मूल कविता के साथ में अनुवाद जो राजस्थानी में वो है। तो ये अनुवाद को समझने के लिए, जानने के लिए जो अनुवाद करने वाले अनुवादक हैं, जो शोधार्थी है, उनके लिए भी निश्चित रूप से परस्पर भाषाओं को समझने के लिए एक सेतु बन सकता है, एक उपयोगी संग्रह हो सकता है।
हिंदी में उनकी कविता है, अभी भी लाल है पूरब, यकीनन बेतरह खुश हैं वे मगर थोड़े से उदास, यकीनन बेतरह खुश हैं वे मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश। यकीनन बेतरह खुश हैं वे मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश, कि अभी भी लाल है पूरब, अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा, अभी भी लाल है मनुष्य की देह में बहता रक्त, कि अभी भी लाल है पूरब, अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा, अभी भी लाल है, क्षमा करें, और तो और बेतरह लाल है अभी अभी जन्मे बच्चे का चेहरा। इसका राजस्थानी में अनुवाद देखें। अजय सी रातों है अगुण, पकायत डाढ़ा राजी है वह, पण जरा सा उदास, जरा सा बिराजी, जरा सा हताश। पकायत डाढ़ा राजी है वह, पण जराक उदास, जराक बिराजी, जराक हताश, के अजय सी रातों है अगुण, अजय सी रातों है सूरज रो उणियारो, अजय सी रातों है अगुण, अजय सी रातों है सूरज रो उणियारो, अजय सी रातों है मिनख रे डील माई बेव तो रगत, अजय सी रातों है मिनख रे डील माई बेव तो रगत, बढ़े तो बढ़े सागीड़ो रातों है अबार अबार जाए गीगेरो उणियारो, बढ़े तो बढ़े सागीड़ो रातों है अबार अबार जाए गीगेरो उणियारो। तो भाषा में जो नाद की बात मैं कर रहा था, कह रहा था कि भारतीय साहित्य में सर्वाधिक अनुवाद में जो उपलब्धि है वो विभिन्न भाषाओं के हमारे नाद सौंदर्य को अपनी भाषा में समझने सहेजने की बात है। बेशक कुछ अनुवाद में, कविता के अनुवाद में ऐसी स्थितियां होती है जिसको हम मूल भाषा से दूसरी भाषा में लेकर जाते हैं तो कह सकते हैं अनुवाद बहुत कठिन है, नहीं है, दुर्लभ है। कुछ का यह भी मानना है कि किसी भी भाषा में जो कविता है या जो शब्द भी है उसका जो अर्थ उस भाषा में है, उस शब्द का, वो उसके पर्यायवाची शब्द में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी अनुवाद परिपूर्ण नहीं होता है या परिपूर्ण नहीं है। यहाँ कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण नेट में बाधा आई, उसके बाद मोबाइल जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं उसको थोड़ा और दूर रखने का प्रयास करता हूँ। मैं सोचता हूँ आप मुझे ठीक ढंग से देख पा रहे हैं। तो अनुवाद के जरिए निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन सब के बाद भी अनुवाद का कार्य सुखद है, अनुवाद सुखद है, अनुवाद महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में मैंने एक प्रयास किया, निश्चित रूप से एक लेखक का बहुत छोटा सा प्रयास है, सीमित सा प्रयास है, और इस भारतीय कविता और शब्दनाद इस चर्चा में मेरा उद्देश्य, या ये कहें कि मैं बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की या कुछ लिखे हुए आंकड़ों की, पुस्तकीय अनेक बातें हैं, वो करने की बजाय मैं सीधे सीधे अपने मन की बात आपको कहना चाहता हूँ। अपने जो विचार हैं, अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, आप ये देखिए कि कुछ शब्दों को लेकर कुछ भाषा में भी अलग प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। तो ये एक बार फिर मुझे लगता है कि मोबाइल में कुछ दिक्कत होने वाली है। इसमें एक टाइमर है जो बता रहा है। तो इन सब बातों के बीच मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं में अलग अलग कविताओं के अनुवाद हो। एक हिंदी में मेरी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, रक्त में घुली हुई भाषा नाम से, डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा ने किया है। इसमें मेरे जो राजस्थानी के कविता संग्रह है उनका हिंदी में अनुवाद आप देख सकते हैं।
तो निश्चित रूप से मैं अनुवाद करता हूँ या मेरी कविताएं अनुवाद होती हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, सुख मिलता है। इसी प्रकार मेरे एक कविता संग्रह का नाम है पाछो कुणासी। पाछो कुणासी की कविताएं अंग्रेजी में अनुवाद हुई है, जो कवयित्री और अनुवादक रजनी छाबड़ा जी ने की है। मैंने राजस्थानी के 51 कवियों का अनुवाद हिंदी में किया है। रेत में नहाया है अमन नाम से एक संग्रह है, जिसमें आप राजस्थानी के अलग अलग जो कवि हैं उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको कहता हूं कि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण काम जो है 101 राजस्थानी कहानियाँ, 101 राजस्थानी कहानियों का अनुवाद केएल पचौरी प्रकाशन से आना निश्चित रूप से मैं अपने लिए मानता हूं। और साथ ही साथ जो जितनी समझ मैं रखता हूं उस दृष्टि से भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले हमारे जो शोधार्थी है, विभिन्न भाषाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में हिंदी के और अलग भाषाओं के शिक्षक हैं, उनके लिए यह किताब बहुत ज़रूरी किताब है, 101 राजस्थानी कहानियाँ। शब्द नाद की जो अवधारणा है, शब्द की नाद की अवधारणा, वो कविता में ही नहीं है, गद्य में भी है, कविता में ही नहीं है, कहानी में भी है। इस पर भी बात हो सकती है। मैंने अपनी बात कविता पर केंद्रित की। इसका मुख्य रूप से यह कार्य जो है, मेरी कवि होने के कारण से मैं राजस्थानी में कविताएं लिखता हूँ, कुछ हिंदी में भी लिखी। मित्रों के आग्रह से सूरतगढ़ प्रवास के दौरान मैं याद करना चाहूँगा हमारे कवि मित्र राजस्थानी के प्रख्यात रचनाकार भाई ओम पुरोहित कागत, जो इस संसार से चले गए, उनको, और मेरे प्रिय मित्र राजेश चड्डा आकाशवाणी में हैं उद्घोषक के रूप में, बड़े शायर हैं। उनके सहयोग से या ये कहें कि उनकी सद्भावना से, उनके प्रोत्साहन से या उनके प्रेशर से कुछ कविताएं हिंदी में लिखी और यह क्रम जारी रहा। तो उचटी हुई नींद नाम से एक संग्रह हिंदी में प्रकाशित हुआ, हिंदी कविताओं का। बाकी मूल रूप से जो कार्य है, जो मन रमता है, वो राजस्थानी में, मातृभाषा में रमता है। लेकिन इस बात को मैं जानता हूँ और इस बात को मैंने समझा है कि अगर हम भारत में हैं और हिंदी जानते हैं और एक अन्य प्रादेशिक भाषा भी जानते हैं, तो सबका यह कार्य होना चाहिए। हम इसे एक चैलेंज के रूप में भी ले सकते हैं। अनुवाद एक बहुत सरल या दोयम दर्जे का काम मानते हैं, वैसा मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को नहीं मानते हैं, अपने अपने विश्वास की बात है। तो अगर आप और हम सभी एक सुंदर भारत की रचना करना चाहते हैं आज के दौर में, और इन वर्तमान त्रासदियों और सारे बदली हुई स्थितियों में, मुझे लगता है शब्द और साहित्य ही इस मानवता को बचाने में सक्षम है, कारगर है। यह हमें रास्ता देगा, रास्ता दे रहा है, रास्ता दिया है। हमारे प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस मसाल की बात की थी, वो मसाल जलती रहे, उस मसाल से लोग प्रकाश पाते रहे। यह तभी संभव है जब लेखक अनुवादक मिलकर कार्य करें। अनुवादक और लेखक मिलकर जब कार्य करेंगे तो भारतीय साहित्य का स्वरूप जो है, न केवल हिंदी में, हमारी अलग अलग भाषाओं में उस भारतीय साहित्य के स्वरूप को जानने समझने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि हिंदी पत्रिका कुर्जा एक बहुत बड़ी पत्रिका है, जिसने राजस्थानी कहानियों का एक विशेषांक प्रकाशित किया। भाई दुष्यंत के संपादन में डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा ने बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया है, कहानियों का। और जो 101 कहानियाँ हैं उसमें काफ़ी कहानियाँ डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा के की हुई है, कुर्जा से ली हुई कहानियाँ हैं। ये एक बड़ा काम हो गया। और इसी प्रकार राजस्थानी में जो उपलब्धिमूलक कार्य हम कह सकते हैं, जो भाषाओं के आदान प्रदान की मैं बात कर रहा था, आकंठ नाम से मराठी की पत्रिका है, उसने राजस्थानी रचनाओं पर केंद्रित एक विशेषांक निकाला। इसी प्रकार पंजाबी और कई भाषाओं में कुछ काम हुए, कुछ काम और हो रहे हैं। तो मैं अंत में आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप और हम जहां जिस स्थिति में हैं,
उस स्थिति में भारतीय साहित्य के लिए कार्य करें। भारतीय साहित्य के प्रति हम सबका यह नैतिक दायित्व भी आप कह सकते हैं कि हम भाषाओं के आदान प्रदान को आपसी अनुवाद के जरिए सेतु बनाकर जो कुछ संभव हो सकता है हम लोगों से हम कर सकते हैं वो करें। एक कवि को एक अनुवादक से मिलाना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। एक भाषा का भाषांतरण दूसरी भाषा में हो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो राजस्थानी के स्तर पर राजस्थानी में खूब अनुवाद हुआ है भारतीय भाषाओं का। राजस्थानी रचनाओं का हिंदी में हुआ है, कुछ अन्य भाषाओं में हुआ है, इसी प्रकार अन्य भाषाओं में हुआ है। अगर यह क्रम चालू रहे, जारी रहे, अभी जिस ढंग से जितना काम हुआ वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इस काम को जारी रखना है। इस काम को जारी रखने में आप और हम सभी सहयोगी बन सकते हैं। हमारे राजस्थानी के अनेक रचनाकारों ने भारतीय भाषाओं की अनेक रचनाओं का अनुवाद किया है। मुझे स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा है भाई भविष्य दत्त जी का। उन्होंने भीष्म साहनी जी का उपन्यास राजस्थानी में अनुवाद किया है। बहुत अच्छे कवि हैं हमारे। तो इसी प्रकार मैं आप सभी से, जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो मित्र अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे इसको, यह अपील करता हूं कि मैंने आज के इस लाइव कार्यक्रम में अपने कार्यों के बारे में आपसे चर्चा की, साझा की बात, और यह भी मेरे मन की जो बात थी, मैं कहना चाहता था आपको कि आप और हम जहां जिस स्थिति में हैं उसमें भारतीय साहित्य के उन्नयन के लिए, परस्पर अनुवाद के लिए कार्य करें। तो निश्चित रूप से यह इस समय की उपलब्धि होगी और साहित्य में और नए रंग के साथ, नई चेतना के साथ, नई मानवीय जिजीविषा, नई मानवीय अनुभूतियां हम सब ग्रहण कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर अंत में अपनी त्रुटियों के लिए, फेसबुक लाइव में एकदम नया हूं मैं, तकनीकी कमियां रही उसके लिए क्षमा याचना के साथ केएल पचौरी के भाई तरुण जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ जो मित्र यहाँ जुड़े उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।